हेलो स्टूडेंट, हम वायुमंडल गणराज्य के जन्म के विषय में बात करते हैं कि वायुमंडल गणराज्य का जन्म है वो किस प्रकार हुआ। क्योंकि जर्मनी में एक साम्राज्य रहा है जिसकी वजह से वर्साई की संधि है जर्मनी पर थोपी गई और दूसरे विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार हुई। लोग वायुमंडल गणराज्य को इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं। वहाँ जो कैसे ये सब चीज़ें घटी हुई तो वहाँ हम बात करते हैं। ताकतवर साम्राज्य रहा है कई सालों में। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र जो रहे हैं इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहले विश्व युद्ध लड़ा था। 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी, लेकिन अंदाजा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। युद्ध बहुत लंबा खिंच गया क्योंकि वो सोचते कि 4-5 महीने में युद्ध जीत लेंगे, लेकिन 4 साल तक ये युद्ध चला। पूरे यूरोप में आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की और जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे की ताकत काफ़ी बढ़ जाती है। आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो बातें यहाँ रही हैं। साम्राज्यवादी जर्मनी के पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में डालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। यहाँ पे जो साम्राज्यवादी है, मतलब जर्मनी साम्राज्यवादी के पराजय आप समझ सकते हो। साम्राज्यवादी क्या है? जो ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार चाहता है यहाँ पे, और राजा ने जो पद छोड़ दिया है। इसी सिलसिले में वायुमंडल में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाएगी और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। राजा के शासन छोड़ने के बाद नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। जर्मन संसद, जिसको राइक्सटाग कहा गया है, प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों के सम्मान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया है। लेकिन यह एक नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। क्यों? इसकी वजह थी यहाँ पहले विश्व युद्ध में जर्मनी में की पराजय के बाद विजयी देशों ने इसके बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। वर्साई की संधि हुई थी, वो थोप दी गई थी, जिसमें शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। अब ये अपमानजनक संधि कैसे है वर्साई की, इसकी बात करते हैं हम। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश जो उन्होंने जीते थे, चाहे वो फ्रांस था या फिर आपका बेल्जियम था, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 76% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। मतलब आसपास के जो देश रहे हैं उन्हें देने पड़े यह क्षेत्र। जर्मनी की रही सही ताकत ख़त्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भंग कर दिया और युद्ध अपराध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेवार ठहराया गया और उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया जर्मनी पर। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड, हम 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, जर्मनी में राइनलैंड है जो रिवर है, नदी है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए अपमान के लिए वायुमंडल गणराज्य को जो जिम्मेवार ठहराया है, जिसकी वजह से वह ये वर्साई की अपमानजनक संधि रही है यहाँ, जिसकी वजह से ये सब थोपा गया और हिटलर ने लोगों को जो मसीहा बनाया यहाँ पे इस संधि की वजह से, और उसने कहा कि लोगों से बाहर इस से मैं ही निकाल सकता हूँ। ऐसे में उन्होंने उसका साथ दिया और दूसरे विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार हो जाती है। युद्ध का असर है, इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप में मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया है। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का उपमहाद्वीप कहलाता था,
लेकिन जो युद्ध ख़त्म होते होते कर्जदार महाद्वीप बन गया, दूसरे देशों से कर्ज लेने वाला। लेकिन एक बात है यहाँ पे, पुराने साम्राज्य द्वारा दिए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वायुमंडल गणराज्य से वसूल किया गया। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अवबोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर वह अपंग हो गया। वायुमंडल गणराज्य पे एक तो अपमान ये लगा कि उस अपमान उन्होंने किया है, और दूसरा हर्जाना देने की वजह से वायुमंडल गणराज्य है वो पतन की ओर चला गया। समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे में लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों में आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक में शुरुआती राजनीतिक घटना पर जो असर देखने को हमें मिला है, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। अब क्यों छोड़ी वो हमें पता ही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जन धन जो क्या है सब कुछ हानि हुई है। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेताओं और प्रचारकों पर इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों का आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंडकों की जिंदगी का महिमा मंडल किया जाने लगा। यहाँ बात कहता है कि युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे उन्हें खंदक कहा गया है। यहाँ पे मीडिया में जो क्या है, युद्ध के मोर्चे के लिए सैनिकों को छिपने के लिए, लड़ने के लिए, मोर्चे पर डटे रहने के लिए जो खोदे गए हैं। सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे, मतलब जो मांसाहारी चूहे थे जो लाशों को खाते थे उनसे। जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को उन्होंने पल पल मरते हुए देखा है। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान प्रतिष्ठा की चाह में सामने बाकी सारी चीज़ें जीरो थी, गौण थी, नगण्य थी। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहियों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। यहाँ पे उस वक्त लोकतंत्र एक नया और नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे वो बातें हैं। आगे हम रेडिकल जो रहे हैं, जो सत्ता में आए हैं, और आर्थिक संकट है जो आमूल परिवर्तनवादी कहा गया रेडिकलों को, हम उनके विषय में बात करेंगे आगे। तब तक आपका धन्यवाद है यहाँ पे।